नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वैद्युतिक सहायक सामग्री पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और डेली शाम को 7 बजे लाइव आ जाया करें आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। निम्न में से किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है? ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जर्मेनियम। तो देखिए कि जिन पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है वह है जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम आपका क्या है? अर्धचालक है आपका। तो अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह घटती है, इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और कुचालक पदार्थ जैसे कि आपके रबर, माइका, प्लास्टिक इत्यादि हो गए, इनका भी यही हाल रहता है। और जिन चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है उसे हम लोग धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस यूज्ड टू। ऊष्मातापी किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला डिवाइस है? तो देखिए, जो थर्मोस्टेट यूज किया जाता है यानी कि ऊष्मातापी रहता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं इसके द्वारा। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब कांस्टेंट होता है, थर्मो मतलब ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा कांस्टेंट रहे यानी कि ऊष्मा का नियंत्रण रहे। तो लेकिन इसमें ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, पहले वाले में भी तापमान का नियंत्रण, बी वाले में भी तापमान, यानी सब जगह तापमान का नियंत्रण है। लेकिन जो करता है वह करता है कि तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तो तापमान का पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन वोल्टता का पता लगाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा धारा है, तो धारा को भी पता लगाने के लिए नहीं इसे यूज करते हैं, सिर्फ तापमान का पता लगाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ELCB इज ए। ELCB क्या है? तो देखिए, ELCB जो होता है यह आपका एक सुरक्षा युक्ति है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेफ्टी डिवाइस। और इसका जो पूरा नाम होता है ELCB का, वह रहता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, लैचिंग रिले, अर्गलन रिले क्या है? तो देखिए, जो लैचिंग रिले रहता है यह रहता है टू होल्ड देयर कॉन्टेक्ट इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, ELCB इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम। परिपथ को किससे सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है? ELCB मतलब होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन है ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, लीकेज करंट, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए, जो ELCB हम लोग यूज करते हैं सुरक्षित रखने के लिए, ये रहता है हमारा लीकेज करंट से। तो परिपथ को क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग ELCB का प्रयोग करते हैं। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरण, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक यानी कि लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वह ELCB रहता है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, द सर्किट ब्रेकर विच जनरली कैन नॉट बी सर्विस्ड इज। सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परपथ वियोजक कौन सा है? ऑप्शन आयल सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो जो सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक रहता है वह हमारा रहता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। EMCB एक ऐसा परिपथ वियोजक है जो फॉल्ट की स्थिति या ओवर करंट की स्थिति में सर्किट को ट्रिप करके होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सामान्यतः EMCB की सर्विस नहीं किया जा सकता है। तो EMCB की सर्विस नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है,
विच एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक? कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो विद्युत प्रघात से संरक्षण जो प्रदान करता है वह हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो रहता है यह विद्युत शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एमसीबी की अपेक्षा अति विश्वसनीय होता है, अतः इसे हम लोग सामान्यतः घरों में विद्युत शॉक से बचाने के लिए लगाते हैं। 8वां है किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 माइक्रोफैरड और इंडक्टेंस 6 हेनरी है, तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए किस सर्किट कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसके लिए जो प्रतिरोध का मान होगा यह होगा हमारा 10 किलो ओम। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है जो सिस्टम वोल्टेज है हमारा 132 किलो वोल्ट है, जो ग्राउंड धारिता है ये हमारा 0.015 माइक्रोफैरड है, प्रेरकत्व है हमारा 6 हेनरी है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध कितना होगा, देखिए इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो रहता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये R = 1/2 √L/C रहता है। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा 10 किलो ओम आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हानि क्या है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन क्या है कि फायर हैजर्ड आर पॉसिबल विथ दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना रहती है। तो यहाँ पे ही पहला आंसर सही हो जाएगा कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो हानि है कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग लगने की संभावना होती है। और क्या है कि इसके लिए वायु संपीड़क की भी आवश्यकता होती है, ये भी इसका हानि है। और क्या हानियाँ हैं कि यह स्ट्राइकिंग वोल्टेज की संभावना भी अधिक होती है इसमें, और करंट चोकिंग अधिक होने के कारण अति वोल्टता की भी संभावना इसमें रहती है। तो ये सब इसके हानियाँ हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के। 10वां क्वेश्चन है इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग वेयर ऑब्टेन्ड ऑन सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट, टाइम टू रीच टू द पीक रिस्ट्रिंकिंग वोल्टेज = 50 माइक्रोसेकंड। बी है आपका द पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज 125 किलो वोल्ट, व्हाट इज द इट्स एवरेज RRV। तो यहाँ पे आ गया, ये इसका हम लोग थोड़ा हिंदी देख लेते हैं कि किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। पहला है आपका कि पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का जो समय है यह आपका 50 माइक्रोसेकंड है। बी है आपका कि पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका 125 किलो वोल्ट, और जो औसत RRV कितना होगा। तो औसत RRV का जो फार्मूला रहता है, तो यहाँ पे जो हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए RRV को निकालने के लिए जो रहता है ये हमारा रहता है कि V/T = पीक वैल्यू ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बट टाइम टेकन टू द रीच टू पीक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग सारा मान पुट करेंगे तो ये हमारे 125 किलो वोल्ट बट 50 माइक्रोसेकंड आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। 11 नंबर क्वेश्चन है एक 11 किलो वोल्ट 500 मेगा वोल्ट एम्पियर 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी प्रदोष के कारण अचानक बंद हो जाता है, रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है आपके सामने 33 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट, 26 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 किलो वोल्ट। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है जो वियोजक धारा है हमारा 500 मेगा वोल्ट एम्पियर है, निर्धारित वोल्टता आपका 11 किलो वोल्ट है। तो जो ब्रेकिंग धारा होगी, तो ब्रेकिंग धारा का होता है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी = √3 वी रेटेड इंटू आई सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे सारा मान पुट करेंगे तो हमारा आई सिमेट्रिकल का मान निकल के आ जाएगा। तो आई सिमेट्रिकल का मान 26 किलो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग वेयर ऑब्टेन्ड ऑन सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट।
ए है टाइम टू रीच द पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज 40 माइक्रोसेकंड। बी आपका द पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज इक्वल टू है 150 किलो वोल्ट। व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। पहला है आपका पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का जो समय है आपका 40 माइक्रोसेकंड है। पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका 150 किलो वोल्ट है। तो सर्किट के दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति कितनी होगी, तो इसकी जो प्राकृतिक आवृत्ति होगी यह 12.5 किलो हर्ट जो होगा। कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन है कि वी मैक्स का मान दिया है 150 गुणे किलो वोल्ट था, तो किलो मतलब 1000 होता, तो यहाँ पे 10 घात 3 वोल्ट हो गया। फिर टी का मान दिया है आपका 40 माइक्रोसेकंड, तो इसको हम लोग माइक्रो मतलब होता है 10 घात -6 हो जाएगा, तो 40 गुणे 10 घात -6 सेकंड हो गए। और जो स्ट्राइकिंग वोल्टता होती है वह होता है स्ट्राइकिंग वोल्टता के लिए जो ओमेगा एन का मान होता है, ओमेगा एन इक्वल टू 2π/f(n) होता है, इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। तो स्ट्राइकिंग वोल्टता का जो आवर्तकाल होता है वह टी इक्वल टू π/ω(n), इससे हम लोग टी का मान निकाल लेंगे। तो टी इक्वल टू π√LC हो जाएगा। तो टी का मान यहाँ पे पुट करेंगे कि π/2π/f(n) इक्वल टू 1/2 तो f(n) इक्वल टू 1/2t, तो f(n) का मान हमारा निकल के आ जाएगा 12.5 किलो हर्ट्ज। 13 नंबर क्वेश्चन है द जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB आर यूज्ड टू प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लियंसेज। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिखित किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, एयर कंडीशनर। तो जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हम लोग जिस उपकरण की सुरक्षा के लिए करते हैं वह रहता है हमारा एयर कंडीशनर के लिए यूज किया जाता है। तो एयर कंडीशनर ऐसे उपकरण में किया जाता है। MCB का निर्धारण एक निश्चित धारा के लिए बनाया जाता है। जब परिपथ में धारा का मान निर्धारित मान से अधिक होता है तो यह स्वचालित परिपथ को ब्रेक कर देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है 1000 मेगावोल्ट एम्पियर 33 किलो वोल्ट 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है। रेटेड मेकिंग करंट यानी कि पीक करंट कितना होगा। तो यहाँ पे जो पीक करंट होगा यह हमारा होगा 44.6 किलो वोल्ट। कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेकिंग जो करंट होगा यहाँ पे मेकिंग करंट इक्वल टू होता है आपका 2.55 गुणे ब्रेकिंग करंट। तो यहाँ पे ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग, ये √3 वी रेटेड इंटू आई सिमेट्रिकल होता है। तो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है आपका दिया है 1000 गुणे 10 घात 6 मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। अब वी रेटेड कितना हो जाएगा 33 गुणे 10 घात 3 हो जाएगा। आई सिमेट्रिकल या आई बी इक्वल टू हो जाएगा, आई बी का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आई बी का मान इतना, और जो मेकिंग करंट होगा यह हमारा 2.55 गुणे ये आई बी होता है, आई बी रख देंगे आई बी का मान, तो हमारे 44.6 किलो वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है OCB का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए OCB का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। OCB का पूरा रूप ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें क्या होता है कि आर्क को बुझाने के लिए माध्यम के रूप में हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है HRC फ्यूज का आशय क्या है। तो देखिए जो HRC का फुल फॉर्म होता है यह रहता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है और इसकी विदारक जो क्षमता होती है यह 66 किलो वोल्ट पर 500 मेगा वोल्ट एम्पियर तक होती है, इसलिए इन्हें उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं, यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। तो देखिए जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम लोग रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। धात्विक खोलयुक्त विद्युतीय उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में हम लोग लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्त ELCB कहलाती है। PP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए
ऑप्शन है आपके सामने पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट, पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो देखिए जो पीपी का फुल फॉर्म होता है यह रहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मोटर ओवरलोड रिले का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए करता है? ऑप्शन निम्न भार संरक्षण, अधिक भार संरक्षण, अधिक वोल्टेज संरक्षण, अधितापन संरक्षण। तो मोटर ओवरलोड रिले का जो उपयोग आमतौर पर करता है वह अधिभार संरक्षण रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओवरलोड रिले की जो संरचना इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है और एनसी संयोजकों के द्वारा परिपथ को वियोजित कर देता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार में डट 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 प्रतिरोधकता और डट 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 गलनांक होना चाहिए। तो देखिए फ्यूज तार जो रहता है इसकी प्रतिरोधकता निम्न होनी चाहिए और जो इसकी गलनांक होती है यह भी निम्न होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए। फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है सामान्यतः एम्पियर में व्यक्त की जाती है और फ्यूज तार को हम लोग सजीव या कला तार के साथ या सीरीज क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं। फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण भी है और फ्यूज सामान्यतः हम लोग लेड्स और टिन से मिलकर बनाते हैं, जिसमें लेड की मात्रा 37% होती है और टिन की मात्रा 63% होती है। फ्यूज के लिए हम लोग सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर भी प्रयोग कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? तो देखिए जो SF6 सर्किट ब्रेकर की जो कार्यशील वोल्टेज रहता है यह 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट तक होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। SF6 का जो पूरा नाम होता है यह सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस है। SF6 टाइप सर्किट ब्रेकर एक विश्वसनीय तथा उच्च वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एकल पोल, दोहरा पोल, तिहरा पोल, चौहरा पोल। तो 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में जिस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का हम लोग प्रयोग करते हैं वह हमारा चौहरे पोल का रहता है। चौहरे पोल वाले भू सर्किट रिसाव टाइप के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी विद्युत परिपथ में फॉल्ट होने पर उस परिपथ को मेन सप्लाई से अलग कर देता है। यह मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों रूप में संचालित होता है। इन्हें प्राय हम लोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीबी का डट 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 में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोटर सर्किट, लाइटनिंग सर्किट, डीसी सर्किट, उद्योग सर्किट। तो ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीबी का हम लोग लाइटनिंग सर्किट में प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा लाइटनिंग सर्विस। एमसीबी का जो पूरा नाम होता है यह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह स्विच और रिले दोनों की भांति कार्य करता है। इसे परिपथ में मुख्य स्विच फ्यूज के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यह विद्युत परिपथ को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्यूजिंग करंट फैक्टर। तो देखिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है तो फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग, यानी कि ऐसा ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, यानी कि प्रगलन घटक इक्वल टू होता है फ्यूजिंग फैक्टर मतलब आपका होता है प्रगलन घटक। तो प्रगलन घटक इक्वल टू होता है आपका न्यूनतम प्रगलन धारा यानी कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे निर्धारित धारा यानी कि करंट रेटिंग। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा और इसका जो मान आता है यह हमेशा 1 से अधिक आता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से हमेशा अधिक आता है। और फ्यूजिंग धारा है क्या, यानी कि फ्यूजिंग प्रगलन धारा यानी कि है क्या फ्यूजिंग करंट। तो ये होता है आपका कि वह धारा जिस पर फ्यूज अवयव पिघलकर गिर जाता है उसे हम लोग प्रगलन धारा कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा उच्च होती है। तड़ित निरोधक डट 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 के बीच जुड़े होते हैं। ऑप्शन है कला और फेज के बीच, भूमि और पोल के बीच, कला और भूमि, कला और पोल। तो देखिए जो तड़ित निरोधक होते हैं यह कला और भूमि के बीच जोड़े जाते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
वह टेक्निकल डिवाइस जो बादलों से विद्युत लाइनों पर आने वाली हाई वोल्टेज की सर्ज को भूमि अर्थ की ओर दिशा देता है, लाइटनिंग यानी कि तड़ित निरोधक कहलाता है, लाइटनिंग अरेस्टर कहलाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग हम लोग उपकेंद्रों पर सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और आधुनिक लाइटनिंग अरेस्टर में निगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण वाले रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन है प्रतीपक, प्रवर्धन, आउटपुट डिवाइस, डी है दृष्टिकारी। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में उपस्थित नहीं होता है। ये हमारा रहता है प्रतीपक। तो स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में हमारा एम्पलीफायर, आउटपुट डिवाइस और रेक्टिफायर होते हैं, जबकि इसमें से जो प्रतीपक है यह नहीं रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन रोधक, उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा डट 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 किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन है प्रोत्कर्ष निरोधक, श्रृंग अंतराल, स्विच, दंड अंतराल। तो लाइन रोधक, उपकरण रोधक और व्यास्तर की जो सबसे सरल सुरक्षा होती है यह दंड अंतराल द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दंड अंतराल। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो देखिए ये जो समानुपाती होता है यह इक्वल टू होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी के समानुपाती होता है, यानी कि धारा के स्क्वायर के समानुपाती, प्रतिरोध के भी समानुपाती और टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग हम लोग 66 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तक के लिए प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ओसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। तो ओसीबी का फुल फॉर्म होता है आपका आयल सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आयल सर्किट ब्रेकर। यह एक प्रकार का परिपथ वियोजक है जो कि आयल के माध्यम से प्रचालित होता है। परिपथ वियोजक परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने के का कार्य करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट वियोजक में धारा चोपिंग अधिकतम होता है, और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध चोपिंग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर इज नॉट मेड ऑफ, फ्यूज तार नहीं बनाया जाता है। तो फ्यूज तार किसका नहीं बनाया जाता है? ऑप्शन है लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील। तो फ्यूज तार हम लोग स्टील का नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज तार का जो गलनांक होना चाहिए वह कम होना चाहिए और चालकता अधिक होना चाहिए। फ्यूज तार एक सुरक्षा उपकरण यंत्र होता है। फ्यूज में प्रायः प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वह लेड और टिन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले कैसे होते हैं? ऑप्शन उल्लेखनीय आकार में बड़े, धीमे, ताप परिरक्षित, तेज। तो चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में जो तापीय अधिभार रिले होते हैं यह क्या होते हैं? धीमा होता है, यानी कि स्लो होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, बुखोल्ज रिले आमतौर पर किस पर के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जो बुलखेज रिले रहता है यह हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के संरक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो बुलखेज रिले है यह आपका मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होने की स्थिति की सूचना एक अलार्म में बजाकर देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से वियोजित कर देता है। इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ग्लूकोज रिले का प्रयोग हम लोग ऑयल टैंक लगे हुए ट्रांसफार्मर में करते हैं। ग्लूकोज रिले गैस दाब पर प्रचालित होता है। यह ट्रांसफार्मर के अंदर का प्रदोष उत्पन्न करने पर अलार्म द्वारा सूचित करने का भी कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द थर्मोस्टेट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन इज टू, एक इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि आयरन में थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है?
देखिए जो इलेक्ट्रिक इस्त्री रहता है, यानी कि प्रेस जो रहता है, उसमें जो थर्मोस्टेट का कार्य रहता है, कार्य इसका यही रहता है कि यह स्विच ऑन ऑफ के दौरान ऊष्मा को कम करता है, यानी कि रेगुलेट द हीट बाय स्विचिंग ऑन ऑफ। क्या करता है कि निर्धारित ऊष्मा से अधिक ऊष्मा हो जाने पर परिपथ को थर्मोस्टेट ऑफ कर देता है तथा ऊष्मा कम होने पर परिपथ ऑन कर देता है। यही काम होता है थर्मोस्टेट का। 35 नंबर क्वेश्चन है, एन ELCB मस्ट बी ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट। एक ELCB परिपथ में सदैव किसमें संयोजित की जानी चाहिए? ऑप्शन है बिफोर एनर्जी मीटर, फ्रॉम सप्लाइड टू लोड मीटर, लोड एनर्जी मीटर, सी आपका आफ्टर एनर्जी मीटर, और डी है एट द टेल एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन। तो जो ELCB हम लोग को जो परिपथ में रहता है, इसे हम लोग सदैव क्या करते हैं कि आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर संयोजित करते हैं, यानी कि फ्रॉम सप्लाई टू लोड एनर्जी मीटर। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ELCB परिपथ में सदैव सप्लाई से भार की ओर संयोजित किया जाता है, और जो ELCB का फुल फॉर्म होता है, ये हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्विचों को डट 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 ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो स्विच रहते हैं, ये हमारा कंट्रोलिंग ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HRC फ्यूजिंग का फ्यूजिंग घटक क्या है? HRC मतलब होता है हाई रैप्चरिंग करंट, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का जो फ्यूजिंग घटक होता है, यह क्या होता है? देखिए जो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज रहता है, इसके जो फ्यूजिंग घटक होता है, ये हमारा 1.1 होता है। ये HRC मतलब होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, याद रखिएगा। और जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, यह अधिकतम फ्यूजिंग धारा बटे रेटेड धारा होता है, फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रित करना, धारा नियंत्रित करना, वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, तापमान नियंत्रित करना। तो किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का जो उपयोग करने का मेन उद्देश्य रहता है, इसका रहता है कि तापमान नियंत्रण में हम लोग थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। थर्मोस्टेट स्विच में दो विभिन्न धातुओं की पत्तियों को जोड़कर एक द्विधात्विक पत्ती बनाई जाती है। सामान्य तापमान पर द्विधात्विक पत्ती सीधी रहती है। जब इस पत्ती का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है तो एक ओर मुड़ जाता है। पत्ती मुड़ जाने से संयोजक बिंदु खुल जाता है और उनसे जुड़ा परिपथ ऑफ हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? देखिए सुरक्षा उपकरण के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं, वह हमारा फ्यूज भी रहता है, रिले भी रहता है, और MCB रहता है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 40 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है परिपथ खोलना, लाइन को बचाना, उपकरण की रक्षा करना, अतिरिक्त प्रवाह से बचाना। तो देखिए जो फ्यूज का प्राथमिक कार्य होता है, यह रहता है कि अतिरिक्त प्रवाह से बचाने का कार्य होता है फ्यूज का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो फ्यूज रहता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपके सामने स्थिर वैद्युत प्रभाव, ताप प्रभाव, रासायन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो जो संगलक रहता है, यानी कि फ्यूज रहता है, ये हमारा कार्य करता है ताप के प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा रहता है कि फ्यूज ताप प्रभाव I² पे कार्य करता है, यह I² पर कार्य करता है। फ्यूज लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसकी जो रेटिंग एम्पियर में होती है। फ्यूज लेड तथा टिन के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें हमारा लेड होता है 37% और टिन होता है हमारा 63%। फ्यूज किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है फ्यूज लिंक, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ओपन सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो जो हमारा रहता है फ्यूज, ये हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के विरुद्ध क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और इसे हम लोग क्या करते हैं कि फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यह निम्न होता है। फ्यूज सामान्यतः लेड और टिन से
मिलकर बने मिश्र धातुओं का बनाया जाता है, जिसमें हमारा लेड होता है 37% और टिन होता है हमारा 63%। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सींग के आकार की धातु की 2 रॉड होती है जो हवा की छोटी बूंद से अलग हो जाती है? ऑप्शन है थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, हार्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, निकटता प्रभाव। तो अरेस्टर की सींग के आकार की धातु की 2 रॉड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग हो जाती है, वह रहता है हार्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहरों को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ वृद्धि डाइवेंटर यानी कि सर्ज डाइवर्टर किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बिजली रोधक, कोरोना, निकटता प्रभाव, स्किन प्रभाव। ये जो रहता है हमारा यह बिजली रोधक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग हम लोग विद्युत प्रणाली के सभी स्टेशनों में काम में लिए जाने वाले उपकरणों के शुरू और अंत में लगाते हैं। यह तड़ित स्ट्रोक के कारण आई बिजली को टावर या स्टेशन के ऊपर से सीधा भूमि तार की सहायता से भूमिगत करवा देता है। इन्हें भूमि तथा टावर या संवाहकों के बीच में संयोजित किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन से तड़ित रोधक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, हार्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, हार्न गैप तथा रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर दोनों। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं हमारा थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर रहता है। तो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल हम लोग उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। उच्च वोल्टेज पर थायराइड पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टेज भूमि में प्रवेश कर जाती है और से सभी उपकरण को सुरक्षा प्रदान करती है। सब स्टेशन में हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के निकट में लगाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अच्छी रोधक यानी कि इंसुलेटर सामग्री की जरूरत है? ऑप्शन है अच्छी यांत्रिक शक्ति हो, शून्य डाइलेक्ट्रिक ताकत हो, कम विशिष्ट प्रतिरोध हो, तापमान की वृद्धि के साथ रोधक गुण में बदलाव। तो देखिए अच्छी रोधक यानी कि इंसुलेटर सामग्री की जो जरूरत होती है कि वह अच्छी यांत्रिक शक्ति हो यानी कि गुड मैकेनिकल पावर के लिए एक अच्छे रोधक सामग्री की जरूरत होती है। विद्युत रोधक की परावैद्युत सामर्थ्य अधिक, प्रतिरोधकता उच्च तथा तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत रोधन में बदलाव नहीं होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है किसके फलस्वरूप होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन है ताम्र हानि, लोहा हानि, हिस्टेरिसिस हानि, अवशिष्ट चुंबकन। तो ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप हिस्टेरिसिस के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर विचुंबकित करने में तथा उसे अवशिष्ट चुंबकत्व को उदासीन करने में होने वाला विद्युत शक्ति वह हिस्टेरिसिस क्षति कहलाता है। इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ गर्म हो जाता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा हिस्टेरिसिस क्षति के कारण उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हिस्टेरिसिस क्षति का मान विद्युत धारा की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो हीटर बेस के लिए जो रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है वह हमारा पोर्सिलीन रहता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा पोर्सिलीन। पोर्सिलीन एक प्रकार की मिट्टी होती है जो विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं और इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज किटकैट, स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने में करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को क्या कहते हैं? तो देखिए जिसका गलनांक उच्च होता है उसे हम लोग कठोर शोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कठोर शोल्डर का उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़े या मोटे तारों व केबल के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए करते हैं। कठोर शोल्डर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है स्पेल्टर, दूसरा होता है आपका सिल्वर शोल्डर। स्पेल्टर में जो होता है आपका कापर जो होता है ये हमारा 50% रहता है और जो हमारा जिंक रहता है ये हमारा 50% रहता है।
और जो सिल्वर सोल्डर रहता है, सिल्वर सोल्डर में जो रहता है उसमें कॉपर जो रहता है हमारा वह 33% होता है, और जो हमारा एजी रहता है ये हमारा 67% होता है। कठोर सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और जो मृदु सोल्डरिंग रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कठोर सोल्डर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इन एयर सर्किट ब्रेकर द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ए सर्किट टेक प्लेस इन द मीडियम ऑफ। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? ऑप्शन है एयर, वैक्यूम, गैस, ऑयल। तो एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का जो निर्माण और विच्छेदन होता है जिस माध्यम से, वह एयर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, एयर। 51 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर दैट ए सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट अंडर ए फॉल्ट इज नोन एज। उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप में बाधित कर सकती है? ऑप्शन है एक्चुएटिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, ओपनिंग कैपेसिटी, रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो यह हमारा कहलाता है रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो वह उस अधिकतम शक्ति को जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकता है, वह हमारा विदारक क्षमता यानी कि रैप्चरिंग कैपेसिटी कहलाता है। परिपथ वियोजक एक प्रकार का स्विच गियर है जो परिपथ को लोकल या रिमोट ऑपरेशन द्वारा मेक और ब्रेक कर सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहें। 52 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस कैपेबल of making and breaking a power circuit under normal condition as well as abnormal condition is called। सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, रिले, स्टार्टर। तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर कहलाता है। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का आपका स्विच गियर है जो सर्किट को लोकल या रिमोट ऑपरेशन द्वारा मेक और ब्रेक कर सकता है। सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कॉन्टेक्ट, दूसरा होता है आपका मूविंग कॉन्टेक्ट। सर्किट ब्रेकर रिले द्वारा सूचना पाकर ऑपरेट होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ है। क्या है? पहला है कि पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का जो समय है आपका 40 माइक्रोसेकंड है। बी है आपका कि पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है यह आपका 150 किलो वोल्ट है। तो सर्किट के दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारा 12.5 हो जाएगा, जो कि शायद ये एक बार क्वेश्चन लगवाया गया है पिछले वीडियो में, तो यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए जो उच्चतम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पहुँचने का जो समय है हमारा 40×10⁻⁶ सेकंड हो जाएगा। अधिकतम रिस्ट्राइकिंग जो वोल्टता हो जाएगी ये हमारा 150 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, जो दोलन की आवृत्ति 1/2 TN होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा 12.5 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इज 0.015 माइक्रोफैरड एंड इंडक्टेंस इज 6 हेनरी। इफ ए मैग्नेटिक current of 15 ampere is to be interrupted, the voltage that appears across the circuit breaker contact will be। किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 माइक्रोफैरड है और इंडक्टेंस 6 हेनरी है। यदि 15 एम्पियर मैग्नेटाइजिंग करंट को बाधित किया जाना है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? तो यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न है हमारा 300 किलो वोल्ट का होगा। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है कि V आपका दिया है 132 किलो वोल्ट, C का मान दिया है 0.015 माइक्रोफैरड,
एल का मान दिया है 6 हेनरी, धारा का मान दिया है 15 एम्पियर। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग वी का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा वी का मान आ जाएगा 300 किलो वोल्ट आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द पोटेंशियल सोर्स नॉइज रेजिस्टेंस। निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? ऑप्शन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो जिस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है वह हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इंसुलेटिंग ऑयल ईजी ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन, HR के क्विंचिंग मीडियम, टू प्रोवाइड इंसुलेशन, डी है टू प्रोवाइड कूलिंग ऑफ कंटेंट। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल स्फुरलिंग के समन के माध्यम के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। HR के क्विंचिंग मीडियम यानी कि उस स्फुरलिंग के समन के माध्यम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न सर्किट ब्रेकरों में अलग अलग आर के क्विंचिंग मीडियम प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वायु परिपथ वियोजक यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग एयर यूज करेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग इंसुलेटिंग ऑयल यूज करेंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग SF6 गैस का यूज करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में हम लोग कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, डी है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि कंप्रेस्ड एयर जिसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वह हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होगा। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयोग की जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इंटरप्टिंग माध्यम के रूप में हम लोग एयर का प्रयोग करते हैं। इस एयर को संपीड़ित करके आर्क को बुझाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC ओवरलोड रिले सेटिंग फॉर मोटर लोड शुड बी। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितना होना चाहिए? तो ये हमारा होना चाहिए 125% फुल लोड करंट। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग फुल लोड घाटा के 125% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि मोटर का फुल लोड धारा 5 एम्पियर है तो रिले की ओवरलोड रेटिंग 6.25 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ रिले इन द सर्किट ब्रेकर इज। सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य होता है? तो देखिए कि सर्किट ब्रेकर में जो रिले का कार्य होता है वह रहता है कि जब क्विंचिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना होता है, यानी कि टू क्लोज द कंडक्ट व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीच ए सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। 60 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम करंट दैट ए सर्किट ब्रेकर कैन विथस्टैंड बिफोर सेपरेटिंग इट्स कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद रहता है? ऑप्शन है स्ट्राइकिंग करंट, रिकवरी करंट, ब्रेकिंग करंट, आर्क करंट। तो परिपथ वियोजक में तात्क्षणिक धारा का वह मान जिस पर परिपथ वियोजक के संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं उसे हम लोग ब्रेकिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ब्रेकिंग करंट। 61 नंबर क्वेश्चन है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर। अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोग जो प्रयोग करते हैं ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन
ऑफ सर्किट अगेंस्ट शॉक हैजर्ड। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर हम लोग शॉक के जोखिम के विरुद्ध परिपथ का स्वतः वियोजन के लिए प्रयोग करते हैं। अवशिष्ट धारा युक्त विद्युत सुरक्षा से संबंधित युक्ति है जो परिपथ को उस समय काट देता है जब इसको पता चलता है कि उसमें से होकर जाने वाले सभी चालक तारों की कुल धारा लगभग शून्य नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ए परफेक्ट डिफ्यूजर सरफेस इज वन दैट। एक आदर्श विसारक यानी कि परफेक्ट डिफ्यूजर सतह कौन सा है? देखिए, जो एक आदर्श विसारक सतह है वह रहता है आपका कि जो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्कैटर्स लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कागज, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जो फ्यूज वायर के रूप में नहीं प्रयोग करते हैं हमारा कागज है। क्यों? क्योंकि कागज हमारा क्या है, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि अचालक है यह। तो फ्यूज वायर के रूप में हम कागज का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि आपका हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओमिक लॉसेज और संरक्षण तथा संक्षरण तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से भी मुक्त होना चाहिए। फ्यूज पदार्थ के रूप में हम लोग सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड आदि प्रयोग कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1.5 टी कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग 20 एम्पियर के सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 टी का मान दिया है 3517 वाट और यह 3.517 किलोवाट होता है। और 65 नंबर क्वेश्चन है, वायर कनेक्टेड टू बाईपास ए प्रोटेक्टिव सर्किट इज नोन एज। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाले तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एमसीबी, जंपर, कंडक्टर, ईएलसीबी। तो रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को हम लोग कहते हैं जंपर। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जंपर। अच्छा, जंपर के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाला तार जंपर कहा जाता है। जंपर एक तार का टुकड़ा होता है जो परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपकरण को बाईपास करता है। एमसीबी और ईएलसीबी परिपथ को सुरक्षित रखती हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? देखिए, जो सिंगल पोल स्विच की जो ऊंचाई रखनी चाहिए यह 1.5 मीटर रखना चाहिए फर्श से। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सिंगल पोल स्विच की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर रखनी चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूजिंग फैक्टर शुड ऑलवेज बी। प्रगलन घटक हमेशा क्या होना चाहिए? ऑप्शन है इक्वल टू 0, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो देखिए, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है हम आपको बताए थे कि एक से हमेशा अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है आपका न्यूनतम प्रगलन धारा बटे निर्धारित धारा। और प्रगलन धारा यानी कि फ्यूजिंग करंट है क्या? तो वह न्यूनतम धारा है जिस पर जो फ्यूजिंग एलिमेंट है वह पिघलकर अलग हो जाता है। और फ्यूज अवयव की प्रगलन धारा को न्यूनतम प्रगलन धारा यानी कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट भी कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का मान 1.5 गुना अधिक होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, यल सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किस प्रभावी रूप से किया जाता है? ऑप्शन है पीरियोडिक और तड़ित परिपथ के रूप में, तापन और तड़ित परिपथ के रूप में, धारिता परिपथ में, पीरियोडिक परिपथ में। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं तापन और तड़ित परिपथ के रूप में यूज करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर और 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है एमसीबी, एमसीसीबी, एल्युमिनियम के खुले तार, तांबे के खुले तार। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रचालन धारा 10 एम्पियर और 100 एम्पियर के बीच है तो हम लोग परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए एमसीबी का हम लोग नाम पता था कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर था, लेकिन एमसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है यह रहता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन है, किसी फ्यूजिंग का फ्यूजिंग एलिमेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है तांबे का, इस्पात का, माइका का, लोहा का। तो जो हमारा फ्यूजिंग फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट रहता है ये हमारा तांबा यानी कॉपर का बनाया जाता है। फ्यूज क्या है? एक प्रकार का आपका सुरक्षा उपकरण अवयव है। इसे हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज की जो रेटिंग होती है एम्पियर में होती है। फ्यूज का उच्च चालकता तथा कम गलनांक का गुण होना भी चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए जो एमपीसीबी रहता है इसका फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण अवयव है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख पढ़ेंगे कल शाम को 7 बजे इसी टाइम पे मिलेंगे। डेली आप लोग लाइव आ जाया करें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।